सो वेलकम बैक टू गैस। तो काफ़ी टाइम से मैं चैनल पे अवेलेबल नहीं था, तो ऐसा लगा कि चैनल डेड हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे कुछ, एल आई सी ए डी ओ और एल आई सी डब्ल्यू का मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो उस कारण से मैं थोड़ा स्टडी में लग गया था, और जो मैं अपना चैनल है थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए ड्रॉप कर दिया था। मैंने एक्चुअली आपको बताया भी था, है ना। तो फटाफट शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है एल आई सी वर्सेस म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत लोग जानते होंगे और एल के बारे में बहुत लोग जानते होंगे, तो मुझे उतना ज़्यादा आप लोग को टेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं एक मोटा मोटी आपको एक चीज़ समझा दूंगा कि हाँ, एल और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या है। लोग मतलब एल की मेच्योरिटी से सेटिस्फाइड ना हो कि म्यूचुअल फंड की मेच्योरिटी सेटिस्फाइड के होते हैं, और आई जो भी इंटरनल प्रॉब्लम्स है मैं आप सारा चीज़ आपको क्लियर करूँगा। तो देखिए, हम एल के बारे में पहले जानकारी लेते हैं। तो एल जो है एक गवर्नमेंट ऑनरशिप वाली कंपनी है ना। इसमें एल जो है सबसे काफ़ी इंडिया की काफ़ी पुरानी और ट्रस्टेबल इंश्योरेंस कंपनी में से एक है। और देखा जाए तो सबसे पुरानी, अगर इन अभी फील्ड में देखा जाए, अभी अगर करंट ईयर्स में देखा जाए तो एल काफ़ी ट्रस्टेबल सोर्स माना जाती है। और इसका फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो उद्देश्य रहता है, जो इसका मोटिव है, वो फैमिली का, जैसे कोई एक कमाऊ पर्सन है, जो एक अर्निंग अर्निंग पर्सन है ना, जिसकी अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है, नॉर्मली डेथ होती है, तो उस केस में डेथ क्लेम प्रदान किया जाता है ना। मतलब रिस्क कवर वाला पार्ट इसमें ज़्यादा रहता है। और मैनी अदर्स इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं यहाँ पे, जो कि बेसिक आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करा देती हैं। मगर मैं अगर अपने पर्पज़ से देखूं तो मुझे ज़्यादा बेटर लगता है इंश्योरेंस में टर्म इंश्योरेंस। क्योंकि टर्म इंश्योरेंस होता है वो एक शुद्ध इंश्योरेंस होता है ना, शुद्ध बीमा होता है, जिसमें ना कोई आपसे चार्ज लिया जाता है एक्स्ट्रा, ना कोई अलग तरह की चीज़ें आपको, मतलब इसमें जो होती है ना, कुछ इंडोमेंट्स इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं जो आपको एक टाइम बाद मैच्योरिटी भी देती हैं। तो मैं उसके फेवर में ना होकर एक टर्म इंश्योरेंस लेना ज़्यादा बेटर मतलब मानता हूँ। और जो इंश्योरेंस जो एल है हमारी, वो यूलिप प्लान्स भी सेल करती है, जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं। और एंडोमेंट्स प्लान तो आप जानते ही होंगे, काफ़ी अच्छे सारे हैं। और मनी बैग भी है, चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान्स भी है, पेंशन स्कीम्स भी काफ़ी पॉपुलर है इसकी। और जो रिस्क कवर होता है ना, जो रिस्क कवर वाली पार्ट होती है, वो एल की सबसे प्लस प्लस पॉइंट है ना। एल के साथ काफ़ी अच्छा, जो मतलब एक इंश्योरेंस में आपको क्या चाहिए होता है, एक रिस्क कवर ही तो सबसे ज़्यादा मैटर करता है ना, आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए। और मनी सेव करने के लिए एक ट्रस्टेबल सोर्स भी है ये। इन्फ्लेक्शन और फ्लक्चुएशन जैसे मुद्रास्फीति होती है, उसकी उस कंडीशन में भी ये आपको ऑलमोस्ट गारंटेड रिटर्न दे देती है। हाँ, मैं ऑलमोस्ट कह रहा हूँ, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और एटीसी का डिडक्शन भी आपको मिल जाता है ना, एल में 1.5 लाख तक का एटीसी का डिडक्शन ले सकते हैं आप। और इसमें स्ट्रेसलेस लाइफ और विदाउट एनी टेंशन वाले स्कीम भी है। तो आप जानते होंगे एल का मोटिव ही है ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, तो इसमें एक ये भी प्रोस्पेक्ट आप ऐड कर सकते हैं। और एक काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेबल चीज़ इसमें ये होता है कि एल जो है सॉवरेन बॉन्ड बॉन्ड जो होती है, सॉवरेन बॉन्ड वो इशू करती है। इसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। मैं तो ये समझता हूँ कि एल के कुछ ऐसे डीओ होंगे या फिर कुछ ऐसे सी एल आई, उनको काफ़ी मतलब जो अच्छे लेवल के इंश्योरेंस एडवाइजर्स होंगे, उनको भी इसके बारे में, कुछ इंश्योरेंस एडवाइजर्स को इसके बारे में ना मालूम हो। एक्चुअली सॉवरेन बॉन्ड जो होता है वो काफ़ी काफ़ी मतलब ट्रस्टेबल चीज़ होती है एज अ आप कंज्यूमर, अगर आप देखें तो। क्योंकि जो अगर मान लीजिए कि सॉवरेन बॉन्ड जो ऐसी होती है कि जैसे आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया और वो कंपनी डूब गई है, शट डाउन होने वाली है, जैसे अभी अमेरिका में हुआ है। तो उस केस में क्या होता है कि जो एक रेगुलेशन एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कि इंश्योरेंस, जितने भी भारत में इंश्योरेंस कंपनी एग्जिस्ट करती हैं सभी को रेगुलेट करती है, जिसका नाम है IRDAI, है ना। ये जो है, जो ये संस्था है, ये जितने भी भारत में इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं उसमें आपको एक सेफ्टी के लिए, आपके पैसे की सेफ्टी के लिए, आपके पैसे की गारंटी लेती है सोवरेन बॉन्ड इशू करके, जिसके थ्रू आप अपने पैसे के लिए कोर्ट में PIL तक कर सकते हैं। और आपको पैसा आपका किसी भी एनी हाउ, आपको किसी भी, चाहे वो कोई पैंडेमिक आ जाती है, चाहे कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तब भी आपको ये रिटर्न देगी, है ना। तो एक ये मोटा मोटी आपको मैंने LIC के बारे में समझा दिया। अब आते हैं म्यूचुअल फंड की तरफ। तो ये काफ़ी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट फील्ड में से एक है। इसमें इन्वेस्टर्स से मनी कलेक्ट करके स्टॉक, बॉन्ड एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, वगैरह वगैरह, है ना। इसमें मतलब काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड भी होती है, लेकिन मैं आपको ऊपरी ऊपरी बता दूं कि जो म्यूचुअल फंड्स को जो कंट्रोल करती है वो SEBI कंट्रोल करती है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो इसका नाम है। तो ये इसे रेगुलेट करती है। इसमें बेसिकली ये देखा जाता है कि ये आपकी पैसे की गारंटी तो नहीं लेती, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड होता है उसका मार्केट जो है स्टेबल रहता है। इसमें ये होता है कि अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है, कोई फ्रॉडेंशियल केस हो जाता है, या फिर कोई कंपनी आपके साथ, कोई चिट फंड जैसी कोई कंपनी आपके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो उस केस में ये आपके साथ खड़े होती है।
तो इसमें हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं ना। इक्विटी होती है, डेब्ट्स होती है ना। इक्विटी जो होती है एक नॉर्मल एक स्कीम की तरह काम करती है, और डेब्ट जो होता है वो सबसे लोअर रिस्क फैक्टर वाली चीज़ होती है। वो उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। पहले इक्विटी फंड्स के बारे में जान लेते हैं। इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, सेक्टोरल या थीमेटिकल, टैक्स सेविंग वगैरह वगैरह इसमें जो फंड्स होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो ये तो एक नॉर्मल चीज़ होगी, क्योंकि इसी इसी के थ्रू आपका पैसा आगे बढ़ाया जाता है और उससे ग्रो किया जाता है। और एक होता है डेब्ट म्यूचुअल फंड। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गए है ना, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए वगैरह, इस इन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जिसमें रिस्क फैक्टर जो रहता है वो बहुत कम रहता है ना। जो रिस्क फैक्टर, क्योंकि गवर्नमेंट इंश्योरेंस, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई, कोई अच्छी कॉर्पोरेट जो होगी उनकी बॉन्ड्स अगर अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देखे जाएंगे तो वो अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो काफ़ी स्टेबल होती है वो। और डेब्ट म्यूचुअल फंड में एक ऑप्शन ये भी है कि ये शॉर्ट टर्म होती है ना, ये अल्ट्रा शॉर्ट टाइम के लिए भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इसमें लिक्विडिटी भी होती है, इसमें डायनामिक बॉन्ड्स, फ्यू फंड्स वगैरह etc, इसमें सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो अगर हम डिफरेंस देखें अगर एलआईसी और म्यूचुअल फंड में है ना, तो एलआईसी जो है काफ़ी स्टेबल है, क्योंकि इसकी मिनिमम एक पॉलिसी अगर आप देखें, कोई एक पॉलिसी देखें तो उसकी मिनिमम जो एक क्राइटेरिया होती है कि वो 10 साल से कम की नहीं होती है। अगर लॉन्ग टर्म में देख, शॉर्ट टर्म में भी देखा जाए तो भी एलआईसी के पास 10 साल से कम की कोई ऐसी इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब कोई ऐसी इंश्योरेंस वो नहीं है, स्कीम नहीं है जो कि 10 साल से कम में आपको बेहतर रिटर्न दे सके। और वह म्यूचुअल फंड जो रहता है वो स्टेबल नहीं होता, क्योंकि उनके पास अगर आप देखें तो 2 से 3 साल में ही काफ़ी अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है और काफ़ी अच्छा लॉस भी देख सकते हैं आप, है ना। तो इसमें देखिए स्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं है म्यूचुअल फंड, लेकिन इसमें ये है कि प्रॉफिट भी ज़्यादा है और लॉस भी अच्छा है ना। तो ये सब चीज़ें हमें देख के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। रिस्क ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है एलआईसी में, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए कहीं भी आप इन्वेस्ट करिए, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो चाहे एलआईसी हो, आपको वहाँ पे रिस्क फैक्टर वहाँ पे आपको कम ही मिलता है देखने को। और म्यूचुअल फंड में रिस्क फैक्टर की बात करें तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, नो इशू, इसमें आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है, मतलब काफ़ी अच्छा इसमें आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना किसी भी कंपनी के लिए फ़ायदेमंद ही होता है। एलआईसी जो है रिटर्न आपको मैच्योरिटी जो है म्यूचुअल फंड्स के अकॉर्डिंग कम देती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट में देखें तो म्यूचुअल फंड आपको मार्केट में किसी भी इन्वेस्टमेंट जो आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपकी से फील्ड है उसमें कहीं भी देखा जाए तो आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न जो होता है वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू मिलता है ना। तो और एलआईसी में आपको एटीसी का डिडक्शन मिल जाता है 1.5 लाख तक का, और एटीसी का डिडक्शन म्यूचुअल फंड में भी मिलता है, बट कुछ लिमिटेड फंड्स में होता है। मैंने एक एलसीसी फंड के बारे में पढ़ा था, तो उसमें मैंने एक देखा था कि हाँ उसमें एटीसी का डिडक्शन मिल जाता है। तो अब बात आती है दोनों में से बेस्ट क्या है ना, मतलब दोनों में से क्या लें, किसको लें। तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि इंश्योरेंस कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है ना। कुछ लोग इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के थ्रू देखते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इंश्योरेंस जो होता है कि रिस्क कवर होता है, जैसे कि अगर आप अगर अपनी फैमिली के लिए आपके बाद अगर आपके साथ कोई अगर इंसिडेंट होती है तो आपके ना रहने पे उनको तत्काल किसी मनी जो उनका प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो सके, तो उसके लिए इंश्योरेंस लेना ज़्यादा बेहतर है। और इन्वेस्टमेंट भी करना ज़रूरी है अगर देखा जाए तो। इंश्योरेंस तो नो डाउट है ही ज़रूरी, लेकिन इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी ज़रूरी है। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लेकर रखें और फिर भी आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करके रखें तो आपकी मतलब लाइफ काफ़ी अनस्टेबल हो सकती है ना। आपको सेविंग करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, तभी तो आप अपनी जो पसंदीदा लाइफ स्टाइल है वो जी सकेंगे। तो दोनों इंपॉर्टेंट है अपनी जगह यहाँ पे। और जो लाइफ इंश्योरेंस है मैं आपको सही से बता रहा था, क्योंकि टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना ही ज़्यादा बेटर होता है। एंडोमेंट प्लान्स अगर मैं सोचूं तो एंडोमेंट प्लान्स जो होते हैं वो आपको सही कवर नहीं देते हैं, और इनके प्रीमियम्स भी काफ़ी हाई होते हैं अगर देखा जाए तो टर्म इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग। टर्म इंश्योरेंस में आपको अगर देखें तो अगर आप साल का 20-25 हज़ार से ऊपर का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आराम से 50-60 लाख तक का आपको इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। और वह एंडोमेंट प्लान्स में जो रहता है वो आपका प्रीमियम्स काफ़ी हाई चार्ज किए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको कवर अच्छा नहीं मिल पाता है। तो मेरे लिए तो ज़्यादा सही ये है कि अगर आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो टर्म इंश्योरेंस लें, और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड में डालते हैं। टर्म इंश्योरेंस लिए तो आपका इंश्योरेंस का पार्ट का जो प्रॉब्लम है वो आपका हट गया, और इन्वेस्टमेंट करते रहिए आप म्यूचुअल फंड्स में, चाहे किसी भी अगर पोस्ट ऑफिस में वगैरह वगैरह कहीं भी तो उसमें आपको रिटर्न ऑलमोस्ट, मैं तो ये कहूँगा कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पस देखना है तो म्यूचुअल फंड में जाएँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। और इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, हमेशा ये बात याद रखिएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना किसी भी फील्ड के लिए काफ़ी बेहतर माना जाता है ना। तो म्यूचुअल फंड में एक चीज़ और ये भी है कि आपको काफ़ी सस्ता भी पड़ता है। अगर आप एलआईसी के बारे में देखें तो जो आपको इंश्योरेंस प्रीमियम अगर एंडोमेंट आप प्लान्स लेते हैं तो 1000 में जहाँ कोई प्लान आपको मिल रहा है तो वहीं आपको म्यूचुअल फंड 500 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं ना। तो दोनों में पैसा सेफ रहता है, ये तो आपकी बिल्कुल एकदम प्लस पॉइंट है आपके लिए, क्योंकि आपके लिए दोनों में ही पैसा सेफ रहेगा।
हाउएवर नो डाउट इसमें एलआईसी में आपको रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन आपकी पैसे की गारंटी हमेशा रहेगी। लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स है उसमें लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलेगा और अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखा जाएगा। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं नो डाउट कहूँगा कि आप म्यूचुअल फंड में काफ़ी सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्क फैक्टर काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आपको रिटर्न मिला तो काफ़ी हाई रिटर्न मिल सकता है, लॉस हो तो काफ़ी ज़्यादा भी लॉस हो सकता है ना। तो म्यूचुअल फंड्स को सेबी रेगुलेट करती है और एलआईसी को आईआरडीए रेगुलेट करती है। इसके बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया था। तो बस एक छोटा सा मैं जानकारी आपको देना चाहता था, तो ये वीडियो बस इतना ही था। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके दिखाऊंगा म्यूचुअल फंड्स की जो स्कीम है, जो आपके लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, सेक्टरल, थीमेटिकल्स और टैक्स सेविंग वगैरह, जो ये जो कैप्स हैं इनके बारे में आपको समझाऊंगा कि ये एक्चुअली होता क्या है। मतलब इसमें होता क्या है कि, क्योंकि होता ऐसा है कि जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो काफ़ी अच्छे अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, 2-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए पर मंथ कई लोगों को मैंने देखा है इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में। तो ऐसा क्या होता है कि जो इन्वेस्टर जो होते हैं वो इन्वेस्ट करके भूल जाते हैं अमाउंट को, है ना। तो इसमें ऐसा होता है कि कई लोग भूल जाते हैं अपना मंथली मंथली तो रिवाइज करना। तो ये चीज़ होता है कि म्यूचुअल फंड को आप बिना बैंक जो नेच होता है ना, एनएससीएच जो होता है, मतलब मंथली आपके बैंक से डिडक्ट होगा, ये आप कैश में आप किसी को पे नहीं कर सकते इसमें, है ना। मतलब ये आपके बैंक के थ्रू डिडक्ट होता है। अगर आप भूल जाते हैं तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसीलिए ये बैंक के थ्रू ही हो जाता है। एलआईसी में आपको दोनों ऑप्शन मिलती है, आप बैंक के भी थ्रू अपना पैसा डिडक्ट करा सकते हैं और कैश भी पे कर सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है एलआईसी के लिए। तो ओवरऑल मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करूँगा और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बहुत जल्दी। तो टेक केयर।